अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। चंद तस्वीरें बुतां चंद हसीनों के खतूत, चंद तस्वीरें बुतां चंद हसीनों के खतूत, बाद मरने के मेरे घर से ये सामा निकला। जनाब, अपनी कहानी भी कुछ उससे अलग नहीं है, बस फ़र्क इतना है कि शायर मर गया था और हम अब तक ज़िंदा व जावेद हैं, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक इंतहाई सनसनीखेज़, एक इंतहाई खौफनाक एपिसोड के साथ आरफीन नामा की नूरुल आरफीन सिद्दीकी बकायमी होश व हवास आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की एपिसोड इतनी ख़तरनाक है कि इसे मोल लेने वाला कोई सही दिमाग आदमी तो हरगिज़ नहीं हो सकता, जबकि मैं अपना मेडिकल सर्टिफिकेट आप लोगों के साथ पहले ही बांट चुका हूं। मैंने कब सही दिमागी का दावा किया है? किसी लिखारी के लिए जो मैं कभी हुआ करता था, उसकी सबसे कीमती अनमोल मता उसकी कोई तहरीर हुआ करती है जिसे वो निहायत लाड से पिरोता है। आज पता नहीं क्या हुआ, अपना लैपटॉप खोला, लैपटॉप खोल करके मैं देखता चला जा रहा था कि मैंने क्या क्या छक्के अपनी ज़िंदगी में लगाए हैं। एक ऐसे डॉक्यूमेंट पे मेरी नज़र पड़ी जो मैंने आज के लिए ही शायद बचा करके रखा हुआ था। ये मेरे तरकश में मौजूद वो आखिरी तीर था जिसे मैं कभी इस्तेमाल करता। मैंने बहुत सोचा, बहुत कैलकुलेट किया और उसके बाद फिर मैंने फैसला किया कि अपनी इस अनमोल तहरीर को फ़रोख्त के लिए, जी हाँ, बाज़ाब्ता तौर पर फ़रोख्त के लिए पेश कर दूं। और आज आरफीन नामा की सनसनीखेज़ एपिसोड में मैं न जाने कौन कौन से ख़तरात मोल ले करके अपनी उस तहरीर को, जो मैंने आज से करीबन कोई 6 और 12 साल पहले लिखी थी, मैं आज आपके सामने फ़रोख्त के लिए पेश कर रहा हूँ। मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया था कि रावी यानी बकलम खुद मैं एक राइटर था, वॉइस ओवर आर्टिस्ट था, प्रोड्यूसर था और उसके बाद फिर पार्ट टाइम एंकर भी रहा, फिर उसके बाद फुल टाइम एंकर हुआ और अब रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा हूँ। तो जनाब, मैं पार्ट टाइम एंकर से फुल टाइम एंकर बना और उसके बाद फिर मुझे याद आया कि यार, मैंने जो कुछ काम किए हैं उनको क्यों नहीं यूटिलाइज किया जाए। मैंने एक तहरीर लिखी थी, एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी, क्योंकि आज टीवी में हमें तनख्वाहें तो मिलती नहीं थी 3-3 महीने तक। जब मेरी बात पक्की हो रही थी तो मैंने अपनी सास को बता दिया था कि मुझे 3 महीने में एक मरतबा तरस खा करके तनख्वाह देते हैं ये जुबैरीज। उन्होंने इंक्वायरी कराई और उसके बाद इंक्वायरी शायद जिससे कराई थी वो मेरे बारे में या तो बहुत ही हुस्न ज़न में मुब्तला था, या तो उसने जो है वो इन लोगों को मरवाने का पक्का इंतज़ाम किया, पक्का बंदोबस्त किया और यूँ मेरी शादी हो गई। लेकिन शादी का ख़र्चा कैसे उठाऊँ भाई? तो शादी का ख़र्चा उठाने के लिए मेरे पास एक डॉक्यूमेंट्री आई और वो डॉक्यूमेंट्री थी मुत्तहदा कौमी मूवमेंट। जी हाँ, जिन्होंने मेरी कई मरतबा सुपारी दी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के उस वक्त के मीडिया विंग के ठेकेदार थे वासे गंजा जलील और कमर मंसूर, वो उनके असिस्टेंट थे। असिस्टेंट बोले तो मतलब चमचे गुर्गे। सैफ, जो बाद में सैफ का नाम पूरा मैं भूल गया, वो जो होटलों में एंकर्स को, ख़वातीन एंकर्स को ले जा करके और बड़े मामलात किया करते थे, फिर उसके बाद उनको नौकरी वगैरह दिलाया करते थे। तो जनाब मन, अल्लाह ताला आपको नेकी दे। इस एक डॉक्यूमेंट को जो मैं आज फ़रोख्त के लिए पेश कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट भी कुछ इसी तरह का है। वो डॉक्यूमेंट्री जो मैंने बनाई थी उसके मैंने चार्ज किए, और जब मैं कमर्शियली लिखता हूँ तो फिर मैं अच्छा खासा चार्ज करता हूँ, ये मैं आपको बता दूँ। ये वो डॉक्यूमेंट्री है। पहले इसके बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। रात के करीबन उस एक वक्त में 2:30 बजे मुझे लंदन से सलीम शहजाद मरहूम का टेलीफोन कॉल आई। उन्होंने मुझे कहा कि आरफीन भाई, मैंने सुना आपने कोई डॉक्यूमेंट्री लिखी है। मैंने कहा जी बिल्कुल। उन्होंने कहा मैं 90 आ रहा हूँ 2-4 रोज़ बाद, मैं आपको आने के बाद मिलना चाहूँगा, आप काइंडली मुझे वो डॉक्यूमेंट्री बताइए। मैंने कहा मैं उसके कुछ तराशे आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा, अगर आपकी समझ में आए तो फिर बात कर लेंगे। उन्होंने कहा अगर आप, मैं लाउडर ऑन कर रहा हूँ, मेरे साथ कुछ और लोग हैं जिनके बारे में मैं आपको बताना नहीं चाहूँगा, आप अगर मुझे उसका कुछ इक़्तिबास सुनाना चाहें।
बिलीव यू मी, और आपको अभी खुद यकीन भी आ जाएगा जब मैं ये बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं आज इस डॉक्यूमेंट्री के कुछ इक्तबास आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं चीज को पब्लिक कर रहा हूं, जब मैं चीज को फरोख्त के लिए पेश कर रहा हूं, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि राइटर कितने पानी में है या उसने क्या तीर मारा है। तो जनाब मन, मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा और उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस, उसके बाद एक आवाज गूंजी, आरफीन भाई आप ये डॉक्यूमेंट्री हमें दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, मैंने लिखी इसीलिए, ये कमर्शियल पर्पस के लिए लिखी गई है, आप मुझे इसकी कीमत दे दीजिए, मैं आपको डॉक्यूमेंट्री दे देता हूं। उन्होंने कहा आरफीन भाई ये डॉक्यूमेंट्री आप किसी को नहीं देंगे। मैंने कहा डन। लेकिन कुदरत ने फिर उनको मुझसे मिलने न दिया, उसके बाद उनका इंतकाल हो गया। इसी किस्म की एक डॉक्यूमेंट्री जब मैंने बनाई, वो जिससे मेरी शादी हुई थी, वो डॉक्यूमेंट्री उर्दू के चैंपियन हैदर अब्बास रिजवी ने, उन्होंने मुझसे कहा कि तुम क्या लिख रहे हो, ज़रा मुझे बताओ तो मैं भी तो देखूं। उर्दू उनकी बहुत अच्छी है, ये सब जानते हैं। मैंने कहा कि मैं आपको डॉक्यूमेंट्री का वो पहला इक्तबास जो पैराग्राफ है वो सुना देता हूँ, आप ज़रा अंदाज़ा लगा लीजिए। अल्लाह का शुक्र सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, सलीम शहजाद साहब से कुछ मुख्तलिफ उनका रंग भी नहीं था। अब मैं अपनी तारीफ़ें करता चले जाऊँ तो आप भी बोर हो जाएंगे। मैं आपको एक पैराग्राफ पढ़ के सुना देता हूँ। इस वक्त अपनी स्क्रीन पर आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये उस डॉक्यूमेंट की एक कंप्यूटर से ली गई तस्वीर है। वो डॉक्यूमेंट जो मैंने कंप्यूटर में अपने बना रखा था, ये उसकी एक स्नैपशॉट है जो आप इस वक्त देख रहे हैं। ये इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है सरगुज़िश्त। जी हाँ, सरगुज़िश्त। इसे आसान उर्दू में, आसान अल्फाज में आप दास्तान भी कह सकते हैं, और अगर आसान करना चाहें तो इसे कहानी भी कह सकते हैं, लेकिन ये फिर बहुत अर्जा लफ्ज़ हो जाएगा और फिर इसका इस्तेमाल भी गिरा गुजरने लगेगा। जनाब, मैंने लिखा है, मैं अल्ताफ हुसैन हूं, मैं अल्ताफ हुसैन हूं। वो अल्ताफ हुसैन जो एक रहबर, एक सियासतदां, एक नजरिए के सिवा और भी कुछ है। वो एक बेटा भी है, एक भाई भी, वो एक बाप भी है और एक कौम की उम्मीदों का वाहिद मरकज़ व महवर भी। मैं वो हूं जिसकी वालदा कभी उसकी तरक्की का सफर न देख सकी, मगर कौम की सैकड़ों माओं की निचार होती ममता ने उसे कभी मगमूम न होने दिया। मैं वो हूं जिसके वालिद ने कभी उसे कामयाबी की मनाजिल तय करते न देखा, मगर हजारों झुके हुए बूढ़े कांधों ने उसके वजूद से इस्तिकामत पाई। मैं वो हूं जिसके बड़े भाई और भतीजे को नाहक मौत की नींद सुला दिया गया, मगर उसने लाखों भाइयों की मोहब्बत में अपने दर्द का दरमा तलाश कर लिया। मैं वो हूं जिसने कभी अपनी औलाद और अपनी कौम में कोई तफरीक ना बरती। जनाब, इसका रिसर्च, इसकी स्क्रिप्टिंग, ये सब कुछ नूरुल आरफीन सिद्दीकी यानी मुझ गरीब ने किया है। आज से 12 साल पेशतर मैंने ये डॉक्यूमेंट लिखा था। 12 साल पहले ये डॉक्यूमेंट जो है वो लिखा गया था, और 12 साल के बाद आज एक मरतबा फिर ये डॉक्यूमेंट जो है वो खुद को मनवाता दिखाई दे रहा है। ये डॉक्यूमेंट्री, ये स्क्रिप्ट मैं फरोख्त के लिए पेश कर रहा हूं, मुहिब्बाने अल्ताफ के लिए। दुनिया भर में फैले हुए, पाकिस्तान से लेकर के और दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद कोई भी अल्ताफी, कोई भी अल्ताफिस्ट मुझसे ये डॉक्यूमेंट्री खरीदने के लिए दिए गए नंबर्स पर हमसे राब्ता कर सकता है, टीम आरफीन नामा से। ये महज एक छोटा सा पैराग्राफ है, ये महज एक छोटा सा पैराग्राफ है। बिलीव यू मी, इसका एक्स्ट्रो मेरे सामने इस वक्त खुला है, मगर मुझे नहीं लगता कि मुझे इसका एक्स्ट्रो पढ़ करके आपको सुनाना चाहिए, इसलिए कि अगर मैंने ये काम भी कर दिया तो फिर सनसनी क्या रह जाएगी। ये डॉक्यूमेंट डायरी है अल्ताफ हुसैन की,
जो कभी कायदे तहरीक हुआ करते थे, जिनकी चप्पल की मट्टी अपने माथे पर लगाकर अनीस कायम खानी, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल, फारूक सत्तार, इशरतुल इबाद और न जाने कितने ही आज कायदे तखरीब जो बने बैठे हैं। ये उस अल्ताफ हुसैन की डायरी है कि जिसने गवर्नर रहते हुए इशरतुल इबाद को उसकी औकात दिखाई थी और चाय बनवा करके सर्व करवाई थी। ये वो अल्ताफ हुसैन के बारे में मालूमात का खजीना है कि जिसने मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फलाने फैसल सब्जवारी और न जाने कितने ही लोगों को 90 पे मुहिब्बान से जूते खिलवा करके उनकी औकात बता दी थी। मुझ जैसा आदमी भी उस वक्त ये कहने पर मजबूर हो गया था कि बाप होता है। अल्ताफ हुसैन ने ये साबित कर दिया। जनाब मन, कमेंट सेक्शन में जाकर के बहुत सारे लोग मुझ पर बिकाऊ होने का ताना भी यकीनन दे रहे होंगे। मुझे अगर किसी के ताने से फर्क पड़ता तो शायद आप लोगों के कमेंट से पड़ ही जाता। बात यह है कि कमर्शियलिज्म की दुनिया में हर चीज होती है। राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। पतलून आपको ऊपर पहननी पड़ती है और शर्ट जो है वो कभी कभी आप नीचे पतलून की जगह जेब-ए-तन करते हैं। इसे इंग्लिश में क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं मेरे दोस्त। ये आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर की बात है, शायद तनकीद करने वालों की मैं बात कर रहा हूं। लेकिन वो लोग जो इस डॉक्यूमेंट को हासिल तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ये खौफ है कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कुछ हो जाए। इरादे बांधता हूं, सोचता हूं, तोड़ देता हूं, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ उसका होगा जो इस डॉक्यूमेंट को हासिल करने का जज्बा भी रखता होगा और जिसके खीसे में, जिसके नामे में दम भी होगा। ये बार्टर की कोई डील नहीं है। आरफीन नामा अब जब कमर्शियल ग्राउंड पे काम कर रहा है तो आरफीन नामा की कमर्शियल स्किल्स को हम भरपूर अंदाज में यूटिलाइज भी करेंगे। कुछ लोगों ने, मैंने जो वीडियो बनाई थी अपने एक MOU साइनिंग सेरेमनी के हवाले से और उसी के बाबत कुछ लोगों ने वीडियो पर अपने तबसरे भी किए। कुछ ने लिखा बिक गया, अच्छा तुम खरीद लो मुझे। नूरुल आरफीन सिद्दीकी कहते हैं इस हैकर को। 4 साल तक जब ISI और पाकिस्तान की फौज, जब जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद इमरान खान की हुकूमत के साथ साथ बोल्ड टेलीविजन शुएब शेख का चला रहे थे ना, मैं वहीं उनकी नाक के नीचे बैठ करके इमरान खान की बजा रहा था। ये इशारा समझते हो ना, PG-18 हो गया फिर, आई डोंट माइंड। 4 साल तक मैंने वहां बैठ करके इनके नाक में दम किए रखा है और उखाड़ कुछ नहीं पाए मेरा। ठीक है, बेचना और खरीदना तो बहुत दूर की बात है। मैंने कभी कोई काम डर के और छुप करके नहीं किया। एक अल्लाह से डरने का फायदा पता है क्या है? आपको ये 50 टके के ये जो आरजी खुदा ये जो बने बैठे हैं ना, इनसे डरने की जरूरत नहीं होती। बस आपका स्क्रू थोड़ा सा ढीला होना चाहिए मेरी तरह से। मुझे एक कर्नल ने बुलवाया और बुलवा करके रिक्वेस्ट की, जाहिर है उसने किसी से कह करके, ऐसे तो मैं किसी के बाप के पास नहीं जाता। ऐसे बाजवा के कहने पर जब मैं उसकी एक तकरीब में शिरकत नहीं की थी मैंने, और सिर्फ अपने बच्चों की स्कूल की छुट्टी होने की वजह से। ये अब उन दिनों की बात है कि जब मैं अब तक न्यूज़ में था। मुझे टेलीफोन आया एक लेडी कैप्टन का, उन्होंने मुझे बताया कि फला दिन जो है वो बाजवा लानतुल्लाह अलैह नाजिल हो रहे हैं कराची में, आप समेत एक और मीडिया पर्सन है जिनको दावतनामा भेज रहे हैं। मैंने कहा ठीक है आ जाऊंगा, कितने बजे आना है? ये कहानी 50 दफ़ा सुना चुका हूँ, एक दफ़ा फिर सही। उन्होंने कहा कि 10 बजे। मैंने कहा दिन में? कह लेंगी जी दिन में। मैंने कहा ठीक है, चीफ कितने बजे आएंगे? उन्होंने कहा जी 1 बजे। तो मैंने कहा आपने क्या झाड़ू पोछा भी मुझे से करवाना है वहाँ वेन्यू का? तो उन्होंने कहा नहीं सर, वो एज पर सिक्योरिटी प्रोसीजर ये वो। मैंने कहा भाई मुझसे बाजवा को क्या खतरा है? कह लेंगे नहीं सर वो रूल्स हैं, फलाना है। मैंने कहा ऐसा करें कि मेरा नाम आप ड्रॉप कर दें, मैं नहीं आ सकूंगा इसलिए कि मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं। मैं अपने बच्चों का वाहिद इकलौता ड्राइवर हूँ, मुझे उनको स्कूल से लेना भी होता है, तो मैं जनरल बाजवा के लिए अपने बच्चों को छोड़ नहीं सकता। वो समझी मेरा दिमाग ख़राब है। मैंने यही बात फिर दोहराई और उसके बाद फ़ोन रख दिया। वो जिस डिप्टी DG ISI के साथ मैं काम कर रहा था, वो उन दिनों सेक्टर कमांडर थे। उन्होंने मुझसे उस बारे में काफ़ी बहस भी की, मगर मैं अपनी राय पर अल्लाह का शुक्र है अटल रहा।
ये अलग बात है कि वो डिप्टी डीजी आईएसआई जो इमरान खान को चला रहे थे, उसके बाद फिर उनको भी धक्के देकर के सर्विस से निकाल दिया गया। मैं अल्हम्दुलिल्लाह यहीं पे बकायद हयात मौजूद हूँ, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मस्त रावी चैन से बैठा है। वो एक कर्नल जिसने मुझे बुलवाया था एमक्यूएम की धांसने के लिए, मैं जब वहाँ पहुँचा किसी ज़रिए से उन्होंने मुझे बुलवाया, मैं उनके पास पहुँचा, उन्होंने मुझे एक डॉक्यूमेंट दिया, मैंने पढ़ा, मैंने कहा क्या करना है, कहने लगे इसके ऊपर बात करनी है, मैंने डॉक्यूमेंट रख दिया, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, कामरान खान से करवा लो। उन्होंने जिन साहब की मार्फत में वहाँ पहुँचा था उनको देखा, उन्होंने इशारा किया सर। मैंने कहा सर ये ठीक कह रहे हैं, मेरा स्क्रू गिरा हुआ है। इन्होंने इशारतन आपको समझाने की कोशिश की, आप समझ नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं यार बट ये तो हमारे नेशनल इंटरेस्ट में है। मैंने कहा भाईजान बात ये है कि जिस नेशनल इंटरेस्ट का लारा लप्पा आप मुझे दे रहे हैं, उस नेशनल इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए इस्लामाबाद से डीजीआईएसआई के कलम से अरबों रुपए या करोड़ों रुपए जारी हो चुके होंगे, जो इस वक्त जब आप मुझसे बैठे बात कर रहे हैं तो जरूरतमंदों में बढ़ भी चुके। और जब मैं ये काम करके शहीद हो जाऊंगा तो आप मेरे बीवी बच्चों को जो सिग्नल पे खड़े भीख मांग रहे होंगे मेरी मौत के बाद, एक बहादुरी का लेटर दे देंगे और एक कांसी का तमगा। मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अगर आपको एमक्यूएम से प्रॉब्लम है तो आमिर खान और एमक्यूएम की पूरी कैबिनेट जिसने आपके कहने पे अल्ताफ हुसैन के खिलाफ रिवॉल्ट भी करवाया था, उसको अपनी गोद से उतार करके कराची में एक बार फिर इनके खिलाफ ऑपरेशन कीजिए, फिर मैं बताता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं आपके लिए। उन्होंने कहा ये तो हम नहीं कर सकते, ये तो मेरा डिस्क्रेशन ही नहीं है। मैंने कहा जिसका डिस्क्रेशन है उसको मेरा पैगाम दे दीजिएगा, मैं ये काम नहीं करूंगा। मैंने कहा आप कामरान खान से क्यों नहीं कराते? कहने लगे नहीं वो हमारी नहीं सुनते। मैंने कहा फिर मेरा यही मसला है, मैं किसी की भी नहीं सुनता। ये कह के मैं उठा अपनी गाड़ी ड्राइव करके और मैं घर आ गया। आज इस बात को 4 साल हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो कर्नल भी मेरा ख्याल है कहीं इधर उधर हो गया होगा, फिर किसी ने मुझे तंग नहीं किया। मतलब अंधी लगी है। एमक्यूएम को जब जरूरत से इस्तेमाल करना होता है तो ये देखो, ये वाली जाली एमक्यूएम को तुमने 17 सीटें दे करके और अपने सर पे बिठा लिया, सर का ताज बना लिया। ये तो बेचारे नौकरी करने जा रहे थे। ये मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फारूक सत्तार, खालिद मकबूल, ये फैसल सब्जवारी, ये ख्वाजा इजहार बबलू, ये सब तो नौकरी की दरखास्त देने के लिए तैयार बैठे थे ज़हनी तौर पे। आपकी सो कॉल्ड जमहूरियत ने इनको एक बार फिर बरसरे रोजगार कर दिया, सिर्फ इसलिए कि फैसल वावड़ा को रोजगार मिल जाए, सिर्फ इसलिए कि आपकी ये आर्टिफिशियल जमहूरियत चलती रहे। ओ सर नहीं, ये खेल मेरे साथ नहीं चलेगा। अगर आप इनके जरिए से हुकूमतें बना और गिरा सकते हैं तो मैं अपनी कमर्शियल राइटिंग स्किल्स को इस्तेमाल करके अल्ताफ हुसैन को, जिसको आपने अपनी मर्जी से अपने फायदे के तहत अपने चुने हुए वक्त पर बैन किया, मैं उसके लिए डॉक्यूमेंट्री क्यों नहीं लिख सकता? मैं लिखूंगा और बबांगे दोहल लिखूंगा। आरफीन नामा की स्क्रीन पर आप एक मरतबा फिर वो टेलीफोन नंबर चलता देख रहे हैं जिस पर कॉल करके आप आरफीन नामा टीम से बात कर सकते हैं। मोडेलिटीज आप तय कर सकते हैं हमारी टीम के साथ इस एक डॉक्यूमेंट की फरोख्त के सिलसिले में। अगर आप इस डॉक्यूमेंट को सिर्फ इस डॉक्यूमेंट को हासिल करना चाहते हैं तो उसके नर्ख कंपनी ने अलग रखे हैं, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री तैयार हालत में यानी प्रोड्यूस्ड चाहिए तो उसके नर्ख ज़रा आप समझ रहे हैं ना, थोड़े से ज़्यादा होंगे। डिपेंड करता है कि आपकी तलब आपको किस हद तक बेचैन किए रखती है। वो तमाम मुहिब्बान अल्ताफ दुनिया भर में फैले हुए जिन्होंने अल्ताफ हुसैन का नाम ले करके पैसे कमाए हैं, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत में अश्क बहाए हैं, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन की मोहब्बत में वोट डलवाए हैं, जिन्होंने अल्ताफ हुसैन के लिए बहुत कुछ किया है, और वो लोग जो अल्ताफ हुसैन के लिए मजीद कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए कंपनी की यानी कि आरफीन नामा की यानी कि हजरत आरफीन की ये पेशकश वाज़ेह तौर पर इस वक्त तक जबकि मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं और इस डॉक्यूमेंट्री के इस एपिसोड की आरफीन नामा की एपिसोड के अपलोड होने के बाद भी वैलिड है। दिए गए नंबर्स पर राब्ता करके आप हमसे इस डॉक्यूमेंट्री के सिलसिले में गुफ्त शनीद फरमा सकते हैं, और कमर्शियल राइटिंग के हवाले से, कंटेंट डेवलपमेंट के हवाले से, नूरुल आरफीन सिद्दीकी के हवाले से, प्रोडक्शन के हवाले से, कंटेंट डेवलपमेंट के हवाले से, किसी भी हवाले से अगर आपको हमारी खिदमात की ज़रूरत है तो इन दिए गए टेलीफोन नंबर्स से इस्तेफादा कीजिए। इन दिए गए टेलीफोन नंबर्स में यकीन कीजिए वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है। ज़रूरत अगर है तो सिर्फ इस बात की कि आप बटन दबाएं। मेरा ख्याल है इतनी लंबी एपिसोड से आपको ये बात तो वाज़ेह हो गई होगी कि मुझे अपने घर के बाहर किसी विगो के आने का डर नहीं है। मैं विगो के आने का इंतज़ार नहीं करूँगा। जिसको मुझे बुलवाना है वो मुझे मिस कॉल दे, मैं इंशाल्लाह अपनी गाड़ी चला करके खुद आऊँगा। आप लोग तो खाते कमाते रहे भाईजान,
आपने सिर्फ सीने पे छोटा सा झंडा लगाना है और उसके बाद हर हराम आपके लिए हलाल हो गया। आपका मतलब नाम सिर्फ बदलता रहता है, कभी फैज हमीद थे, फिर नदीम अंजुम, उसके बाद फलाना, उसके बाद ढिमकाना। आपके लिए सब जायज है, हमारे लिए सब हराम है। क्यों? जामे अजहर का फतवा है या इमाम काबा का? मैं ऐसे किसी भी फतवे को अपने जूते की नोक पे रख करके ये ऐलान करता हूं कि भाईजान मेरी ये डॉक्यूमेंट्री फरोख्त के लिए दस्तयाब है। अब वो हजरात जो इसको हासिल करना चाहते हैं वो अपने गुर्दे का दम दिखाएं। मैं तो यहां मौजूद हूं, बिला खौफ तरदीद, बकायमी होश हवास। मैं एक मरतबा फिर अपने इस्तक़लाल का, अपने इस अज़्म मुसम्मम का जो इस डॉक्यूमेंट्री की फरोख्त के सिलसिले में वो सौदा जो मेरे सर में समाया है, मैं अपनी इस पेशकश को दोबारा दोहराता हूं। अगर आपको आरफीन नामा और आरफीन साहब की खिदमत की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए नंबर्स को डायल कीजिए। इंशाअल्लाह ताला अगली एपिसोड में एक मरतबा फिर आपके साथ बिलमुशाफा गुफ्तगू भी फरमाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मेरी तरफ से बिल्कुल चिंतक मत होइएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है मेरा ख्याल रखने वाला। फ़ी अमानिल्लाह।